गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का प्रारंभ कब हुआ, नामकरण इसका रीतिकाल क्यों हुआ और कितने प्रकार के काल विभाजनों में इसको बांटा गया, और फिर हम इसकी परिस्थितियों पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रीतिकाल में नामकरण से संबंधित कि रीतिकाल का नामकरण क्यों हुआ। देखिए, रीतिकाल का समय क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल निर्धारण जो है 1700 से 1900 तक का किया है, और सब विद्वानों में एक मतता है, इस काल को स्वीकार्य हैं सबको। फिर जो है रीतिकाल भक्ति काल से एक नई परंपरा के रूप में इधर विकसित हुआ, तो इसकी आवश्यकता जो है क्यों पड़ी। देखिए, हिंदी साहित्य के जब विकास क्रम में रीतिकाल कला की एक बड़ी आराधना का काल रहा है। काव्य की कला पक्ष पर जितनी सूक्ष्मता और व्यापकता से काम इस काल में हुआ है, वह स्वयं में विलक्षण है। श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य की रचना की पारंपरिक परिपाटियों के व्यवहार की प्रमुखता इस काल की रचनाओं में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। अब देखिए कि इस काल का नाम जो है रीतिकाल, और अन्य नाम भी लोगों ने दिए हैं, तो किसने कौन सा नाम दिया। सबसे पहले हमारे आते हैं जॉर्ज गियर्सन। उन्होंने इस काल को रीति काव्य कहा है। क्या कहा है? रीति काव्य कहा है। उसके बाद में मिस्र बंधु आते हैं, और मिस्र बंधुओं ने इस काल को नाम दिया था अलंकृत काल। क्या कहा? अलंकृत काल। देखिए, मिस्र बंधु ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, इसलिए इनको मिस्र बंधु के नाम से पुकारा जाता है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। फिर हमारे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उन्होंने इस काल को क्या नाम दिया? रीति काल। अब रीति काल इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस काल में अलग अलग रीतिबद्ध रचनाएं लिखी गई। फिर इसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, क्योंकि इस काल में श्रृंगार का अधिक वर्णन हुआ है। फिर कलाकाल रमाशंकर रसाल ने कहा, और फिर त्रिलोचन जी आते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो अंधकार काल था। तो इस प्रकार से हमने कुछ इसके नामकरण पढ़े, और उनमें से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इस काल का नाम उत्तर मध्य काल या फिर रीति काल दिया है, वह सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। फिर जो अन्य नाम थे जैसे श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रीति श्रृंगार काल जैसे प्रस्तावित किए, किंतु इनमें से कोई भी नाम शुक्ल जी के रीति काल नाम के समान अपनी सार्थकता सिद्ध न कर सकने के कारण विद्वानों ने स्वीकार नहीं किए। अब देखिए, ये तो था नामकरण से संबंधित। अब आता है हमारा रीति काल के प्रवर्तक कौन हैं और किस आधार पर इनको हम प्रवर्तक कह सकते हैं, कि रीति काल को प्रारंभ करने वाले प्रयोक्ता कौन हैं। डॉक्टर नगेदर ने केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक माना है और प्रवर्तक मान करके क्या कहा है, कारण क्या बताया इन्होंने कि रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, यानी इस रचनाकार का व्यक्तित्व जो था बड़ा समृद्ध था और उसी की दृष्टि से इसका नामकरण या प्रयोक्ता हम जो हैं केशवदास को कह सकते हैं। फिर आचार्य शुक्ल ने कहा कि चिंतामणि हैं जो इस रीतिकाल के प्रयोक्ता थे और उन्होंने तर्क दिया कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से कि इन्होंने इस काल की अखंड परंपरा चलाई थी, जिसके कारण चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाए। देखिए, उसके बाद में यहाँ जब अपन बात करते हैं रीतिकाल की, जिसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन किया है। क्या किया है? विभाजन। उन्होंने रीतिबद्ध धारा और रीतिमुक्त या फिर उसको कह सकते हैं स्वच्छंद काव्य धारा के रूप में विभाजन किया है। अब रीतिबद्ध धारा में इन्होंने लक्षणबद्ध ग्रंथ लिए हैं। कैसे ग्रंथ? लक्षणबद्ध ग्रंथ और लक्ष्य मात्र काव्य, ये दो प्रकार के काव्य हैं, लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य। फिर रीति मुक्त में या फिर स्वच्छंद काव्य धारा में इन्होंने वापिस दो हिस्से किए हैं, एक तो रहस्योन्मुख काव्य और दूसरा है शुद्ध प्रेम काव्य। ये इस प्रकार से इन्होंने इसके भेद किए हैं। अब इसी आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो इसका भेद किया है, उसी आधार पर श्रृंगार काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। इस प्रकार से हम इस श्रृंगार काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम इसके एक एक की विस्तृत चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध या जिसको अपन कहें लक्षणबद्ध काव्य क्या हैं? रीतिबद्ध काव्य लेखक वे हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य अंगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण जुटाए हैं। क्या किया है? जिन्होंने संस्कृत काव्य धारा के आधार पर काव्य अंगों के लक्षण देते हुए बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश किए हैं। इन्हें शास्त्र कवि भी कह सकते हैं। इन पर संस्कृत साहित्य के रस, अलंकार तथा
ध्वनि संप्रदायों का प्रभाव है। इन आचार्यों कवियों ने काव्यांग निरूपण में पद्यात्मक शैली को अपनाया है। क्या किया है कि इस काल के जो आचार्य थे कवियों ने काव्यांग काव्य के अंग निरूपण में पद्यात्मक शैली को अपनाया। इसीलिए उनमें यत्र तत्र अस्पष्टता आ गई है। इसीलिए तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस वर्ग में दो प्रकार के कलाकार हुए। एक थे जिन्होंने लक्षण व लक्ष्य दोनों ग्रंथ लिखे। इस कोटि में देव, केशव, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि ये आते हैं। दूसरे जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ लिखे जैसे श्रीपति, ये था हमारा रीतिबद्ध। अब हैं रीति सिद्ध कवि कौन थे? रीतिबद्ध आचार्य, रीति सिद्ध आचार्य कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण व लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग है जिसने रीति काव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्था रखते हुए लक्षण ग्रंथों का प्रणयन नहीं किया, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथों के द्वारा अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। आचार्य या कवि शिक्षक होकर वे पाठ्य ग्रंथ तैयार करने में कोई रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने स्व अनुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। यानी रीति सिद्ध कवि वो हैं जिन्होंने न तो लक्षण और न लक्ष्य ग्रंथों की रचना की। उन्होंने उस परंपरा को छोड़ दिया, बंधी हुई जो परंपरा थी, परिपाटी थी, उसको छोड़ दिया। उन्होंने अपना आचार्य तो प्रदर्शित नहीं किया, शिक्षक बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी स्व अनुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। भावाभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भी अलंकारिक शैली का अवलंब किया। बिहारी रीति कवियों के इसी वर्ग में आते हैं। अब जो हमारा तीसरी धारा रहती है वह रीति मुक्त काव्य धारा, जिसको स्वच्छंद काव्य धारा भी कहते हैं। रीति काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही रीतिबद्ध रचना लिखी। ऐसे कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। न तो उन्होंने रीतिबद्ध और न ही उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। तो ऐसे कवि जो हैं वह रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इनमें कुछ कवि ऐसे हैं जो लक्षणबद्ध रचना न कर स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाते रहे। इनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये एक वर्ग था जो क्या है, रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा वाले हैं, जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना न लिख करके स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाते रहे और जनता की बात कही। दूसरा वर्ग कथा प्रबंध काव्य लेखकों का है, जिनमें लाल कवि, सूदन का सुजान चरित्र आदि ग्रंथ आते हैं। लाल कवि का ग्रंथ है प्रकाश, लाल कवि प्रकाश कह सकते हैं। तीसरे वर्ग में दान लीला, मान लीला आदि पर वर्णात्मक प्रबंध काव्य लिखे। चौथे वर्ग में रीति संबंधी पद्य और सूक्तियाँ लिखने वाले आते हैं, वृंद, गिरधर दास आदि।
5वें वर्ग में ब्रह्मज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि आते हैं। 6ठे वर्ग में वीर रस के फुटकर पद्य लिखने वाले कवि हैं सेनापति, भूषण, सूदन आदि। इनके काव्यों में कौन से के स्वच्छंद या रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं उनके काव्यों में भाव पक्ष की प्रधानता है। इनकी शैली अलंकारिकता के अनावश्यक बोझ से भी नहीं दबी हैं। उनकी कविता में सामाजिक अवहेलना भी नहीं है और न रुग्ण श्रृंगारिकता है। ये भाषा के क्षेत्र में भी अधिक सफाई से उतरे हैं। ये था हमारा कुछ रीति काव्य की जो 3 भाग किए थे हमने, उनका विवेचन। अब हमारा इसी टॉपिक में रह जाता है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण हो गया है और रीतिकाल की हमने यहाँ भाग कर लिए थे, उसका विश्लेषण कर लिया। फिर आता है रीतिकाल की परिस्थितियाँ। सबसे पहले परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है कि इस काल में साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। अब ये जो स्थितियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा मानव को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से इन स्थितियों के आधार पर मनुष्य जो है इस काल में किस प्रकार से प्रभावित रहा है। सबसे पहले हम लेंगे साहित्यिक परिस्थिति। हमने इसका जब विवेचन किया था 3 भाग किए थे, उसमें हमने कुछ लक्षणबद्ध, कुछ लक्ष्य काव्यों का विवेचन भी किया था। अब साहित्यिक परिस्थिति में क्या है कि संस्कृत में काव्यांग निरूपण का कार्य शास्त्रज्ञ आचार्यों द्वारा किया जाता था। यानी संस्कृत में काव्य अंगों का निरूपण है जो शास्त्रज्ञ आचार्य, जो शास्त्रों को जानने वाले ज्ञाता थे, आचार्य थे, उनके द्वारा किया जाता था। वे काव्यांग निरूपण ग्रंथों में काव्य का विवेचन करते हुए प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के उदाहरण देकर अपने मत को स्पष्ट करते थे। कौन? संस्कृत के आचार्य। अब उसी परंपरा को किंतु हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काव्य का विवेचन करने वाले मूलतः आचार्य नहीं, कवि थे। अब संस्कृत में तो विवेचन करने वाले आचार्य थे, लेकिन यहाँ जब हिंदी में या रीतिकाल में काव्य का विवेचन करने वाले आचार्य नहीं हैं, मात्र कवि हैं। अतः उन्होंने नायक नायिकाओं, रसों, अलंकारों और छंदों का विवेचन करने के स्थान पर इनके लक्षणों के रूप में स्वरचित उदाहरण रचने पर अधिक बल दिया या अधिक शक्ति लगाई। इसलिए इस काल के रचनाकार कवि और आचार्य दोनों एक साथ थे। यही कारण है कि इन कवियों के द्वारा अनेक सुंदर रचनाओं का सृजन सहज रूप से हो गया। यानी इस काल में साहित्यिक हमारी जो स्थिति थी वह श्रेष्ठ थी। अब दूसरी स्थिति आती है राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी।
इस समय केंद्र में दिल्ली में एक शक्तिशाली सत्ता विद्यमान थी। राजा और सामंत प्राय उसके अधीन थे, यानी केंद्र की शक्ति है वह ज़्यादा शक्तिशाली थी और फिर दूसरे राजा और सामंत जितने भी थे वो उस केंद्र के या दिल्ली के अधीन थे। न परस्पर संघर्ष के अवसर थे और न राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी। देखो, इस समय न तो एक दूसरे का कोई संघर्ष था और न ही प्रत्येक राजा को या सामंत को अपने राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा। ऐसी स्थिति में राजमहल आमोद प्रमोद और भोग विलास का केंद्र बन गया। दूसरा कोई काम ही नहीं रहा, इसलिए राजा महाराजा आमोद प्रमोद में लीन हो गई, भोग विलास में लीन हो गई और जो महल थे वह इसका मुख्य केंद्र बन गए। रीतिकालीन काव्य पर इस भोग विलास और तज्जन्य सौंदर्य बोध का गहरा असर देखा जा सकता है। यानी रीतिकालीन जो काव्य हैं, इस काव्य पर राजमहलों का जो भोग विलास था और जो सौंदर्य बोध का काव्य है या सौंदर्य बोध को जहाँ हमने तज्जन्य माना है, उस पर गहरा प्रभाव या उसका गहरा असर इस काव्य में देखा जा सकता है। इस काल का जीवन एक रास्ता और ठहराव के सांचे में ढला हुआ था। सभी कवि एक रस थे, श्रृंगार की ही रचना कर रहे थे और एक स्थिरता आ गई थी, ठहराव आ गया था। शिवाजी और छत्रसाल जैसे कुछ राजपुरुष इस काल में अपवाद रूप में भारतीय स्वाभिमान और ओज का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशी शासकों से संघर्ष कर रहे थे। अब ये कुछ शासक ऐसे थे जो अपवाद स्वरूप विदेशी शासकों से संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, और बाकी संपूर्ण भारत जो हैं वह आमोद प्रमोद भोग विलास में लीन था। ये थी हमारी राजनीतिक परिस्थिति। अब अगली परिस्थिति आती है सामाजिक परिस्थिति कि उस युग में हमारा समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। देखिए, यथा राजा तथा प्रजा के न्याय से सामाजिक परिस्थितियां भी जड़ता से परिपूर्ण थी। जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि न्याय से सामाजिक परिस्थितियां भी जड़ता से परिपूर्ण थी। राजा भोग विलास आमोद प्रमोद में लीन थे, तो जनता भी वैसी ही होगी। जैसा राजा वैसा प्रजा। दरबारी रुचि ने समाज के जीवन को दूर तक प्रभावित किया था। यानी दरबारी संस्कृति ने, उनकी रुचि ने समाज के जीवन को भी प्रभावित किया। शासक और शासित वर्ग में बटा समाज राग रंग में डूब गया था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव था। यही कारण है कि रीतिकाल के अधिकांश लेखक या लेखन में समाज के सुख दुख की चिंता दिखाई नहीं पड़ती हैं। यानी इस काल के कवियों को समाज से कोई लेना देना नहीं था। समाज सुखी है या दुखी है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये अपने राजा के आश्रय में रहते थे और राजा को खुश करने वाले पद्यों की रचना करते थे, काव्यों की रचना करते थे। समाज के सुख और दुख से इनको कोई लेना देना नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता इन कवियों ने
अपने काव्य में नहीं दिखाई हैं। अब आता है कि इस युग में धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को श्रद्धा और प्रेम का योग कहा है। भक्ति क्या है? श्रद्धा और प्रेम का योग है। भक्ति काल में जिस प्रेम के आलंबन राधा कृष्ण थे, रीति काल में वही प्रेम अपनी आध्यात्मिक तेजस्विता खोकर परदाराभिदर्शनम पर केंद्रित हो गया। किस पर? परदाराभिदर्शनम पर आधारित हो गया। इस तरह यह राधा कृष्ण की उपासना का साधन नहीं, अपितु क्या हो गया? राधिका कन्हाई के सुमरन का बहाना भर रह गया कि राधा और कृष्ण का सुमिरन तो मात्र बहाना है। वास्तविक स्थिति क्या है? परदाराभिदर्शनम। इसका अर्थ यह है कि भक्ति की परंपरा रीति काल में उच्छिन्न हो गई थी। वस्तुतः विशुद्ध भक्ति की कविताएं भी इस काल में हुई, किंतु उनकी प्रधानता नहीं थी। ये थी कुछ उस काल की परिस्थितियां। अब इस काल के कुछ प्रमुख कवि भी हुए हैं, आचार्य हुए हैं। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य माना है। फिर ये कह रहे हैं किंतु रीति काव्यों की अविरल परंपरा चिंतामणि से चली है। यानी प्रथम आचार्य तो कौन है? केशव। और रीति काव्यों की अविरल परंपरा कहाँ से चली है? चिंतामणि से चली है। रीतिकाल की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि, इसे लेकर विवाद होता रहा है। चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। कविकुल कल्पतरु इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारीदास और इनके ग्रंथ का नाम काव्य निर्णय, दूसरा कवि तोष, ग्रंथ का नाम सुधानिधि और कवि कुलपति और इनके ग्रंथ का नाम रस रहस्य, सुखदेव मिश्र और उसके ग्रंथ का नाम रसार्णव आदि हैं। इनके उपजीव्य संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रालोक, कौलय आनंद आदि हैं। इस प्रकार से आज हमने कुछ चीज़ों का विवेचन किया, जैसे रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, फिर रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने 2 भागों में बांटा, उसी को फिर वापस हमने 3 भागों में बांट करके विवेचन किया। फिर इसके बाद में हमने रीतिकाल की परिस्थितियाँ कैसी रही, साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, और फिर रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि कौन कौन थे, इसका विवेचन किया। आज बस हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल और इसके आगे की जो धाराएं हैं, कुछ काव्यों की विशेषताएं हैं, वह पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।